अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर एंड पोस्ट RN सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के यूनिट नंबर 8 जो कि हमारे साथ सर्विलेंस एंड नोटिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की शुरुआत करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि इससे पहले के पार्ट में हमने मॉनिटरिंग तक जो है इस यूनिट को डिस्कस कर लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मॉनिटरिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हम क्या करते हैं, जो कि हम सर्वे के दौरान करते हैं और सर्वे के दौरान देखते हैं कि हमने जो प्लानिंग की थी तो आया उस प्लानिंग के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं, जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए हुए थे आया उसको अचीव करने के लिए लोग उस प्लानिंग के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं। तो उन पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हम क्या करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम मॉनिटरिंग कहते हैं। इसी तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवॉल्वेशन। इवॉल्वेशन किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल है। इवॉल्वेशन जो है ये हमारे साथ एक ऐसा पीरियोडिक असेसमेंट प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, उसको दोबारा से असेस्ट करते हैं और देखते हैं कि आया हमने जो प्लानिंग की थी तो आया उसके मुताबिक हमने काम किया है या नहीं। और इसके साथ साथ हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, हमने जो गोल्स अपने लिए बनाए हुए थे, तो आया उन गोल्स को हमने अचीव कर लिया है या नहीं। तो इसको जानने के लिए हम जो अमल करते हैं उस अमल को हम क्या कहते हैं, इवॉल्वेशन कहते हैं। ठीक है, सो इवॉल्वेशन इज द पीरियोडिक असेसमेंट of the relevance, effectiveness and impact of activities in the light of the objectives of the surveillance and response system is called evaluation। ठीक है, वही मतलब है जो कि मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम वक्तन फ़वक्तन क्या करते हैं, वक्तन फ़वक्तन जो प्रोसेस जो काम हमने शुरू किया होता है तो उसको हम वक्तन फ़वक्तन एसेस करते हैं। ठीक है, और उसको देखते हैं कि आया काम जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक हो रहा है या नहीं, और आया उससे इफ़ेक्ट्स जो है वो सर्वे पर पड़ रहे हैं या नहीं। ठीक है, और उस एक्टिविटी के असरात, किस तरह के असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं लोगों पर। तो इसको जानने के लिए हम जो वक्तन फ़वक्तन असेसमेंट करते हैं, चेकिंग करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इवॉल्वेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको पॉइंट्स में भी यही बातें बताई गई है कि इवॉल्वेशन इंश्योर दैट द सर्विलेंस सिस्टम मीट्स द ऑब्जेक्टिव फॉर विच इट वाज फार्मूलेटेड। ठीक है, जब हम इवॉल्वेशन करते हैं तो इवॉल्वेशन करने से हमें इस बात की यकीन दहानी होती है कि हमने जो सर्विलेंस सिस्टम जिस मकसद के लिए तैयार किया था, जिस मकसद के लिए हमने इसको बनाया हुआ था, तो आया उस मकसद को पूरा हो रहा है या नहीं, वो मकसद जो है हमारा पूरा हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो इससे जो है हमें इस बारे में पता चलता है। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट द स्टेटस ऑफ एंड एनी चेंजेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। इसी तरह से परफॉर्मेंस के दौरान, प्रोसेस के दौरान अगर सिस्टम में किसी किस्म की भी चेंजेस आती है तो चूँकि हम वक्तन फ़वक्तन असेसमेंट कर रहे होते हैं तो हमें उसके बारे में पता चल जाता है। इसके साथ साथ प्रोवाइड and evidence base on which to modify surveillance objectives, implementation strategy and plan activities। इसी तरह से इवॉल्वेशन के ज़रिए हमें वक्तन फ़वक्तन डेटा मिलती है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम क्या करते हैं, अपने जो सर्वेलेंस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको हम चेंज करते रहते हैं। और इसी तरह से जो ऑब्जेक्टिव जो प्लानिंग हमने की होती है तो उसके लिए जो स्ट्रेटजीज हमने प्रपोज किए होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते रहते हैं और वक्तन फ़वक्तन एक्टिविटीज़ जो है वो प्लान करते रहते हैं। इसके अलावा इवॉल्वेशन इनेबल प्लानिंग ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। इवॉल्वेशन के ज़रिए हमें ये भी पता चलता है कि कहाँ पर हमें
किस रिसोर्स की ज़रूरत है, कहाँ पर हमें कौन सी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड है, तो उसके मुताबिक फिर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। इसके अलावा इवॉल्वेशन प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर अचीवमेंट एंड फेलियर इन द सिस्टम। ज़ाहिरी बात है, जब हम इवॉल्वेशन कर रहे होते हैं तो इसके ज़रिए हमें ये भी पता चलता है कि प्रोसेस के दौरान सिस्टम में हमने क्या क्या अचीवमेंट जो है वो हासिल कर ली है और क्या क्या चीज़ें जो है हासिल करने में हम नाकाम रह चुके हैं। तो इसके बारे में भी हमें वजाहत प्रोवाइड करती है इवैल्यूएशन। इसके अलावा प्रोवाइड स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूविंग द सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए भी ये हमें क्या करती है, इंफॉर्मेशन फराहम करती है। तो ये सारे फंक्शन है किस चीज़ के, इवैल्यूएशन के। ये आप स्टूडेंट्स को याद रहने चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स किसे कहते हैं? इंडिकेटर्स से मुराद ये है कि वो चीज़ें जो कि आपको क्या करती है, जो कि आपको इशारा देती है किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन देती है, आपको आगाही देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। सो इंडिकेटर्स आर वेरिएबल्स दैट कैन बी मेजर्ड रिपीटेडली over time and provide measures of changes in a system is called indicator, ठीक है। वही बात है जो कि अभी मैंने आपको कही। इंडिकेटर ये तमाम वो वेरिएबल्स होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं जो कि हम वक्तन फ़वक्तन इसको क्या करते हैं, मेजर करते रहते हैं, ठीक है। और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे सिस्टम में जो चेंजेस आई हुई है तो वो किस हद तक चेंजेस आई हुई है। तो उस चेंजेस को मेजर करने के लिए इंडिकेटर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Indicators provide useful information on the status of the system and flag areas that need improvement, ठीक है। इंडिकेटर्स जो है ये वो वेरिएबल्स होते हैं, ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि हमें हमारी जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसके स्टेटस के हवाले से हमें क्या करती है, इंफॉर्मेशन फराहम करती है कि हमारा जो सर्वेलेंस सिस्टम है वो किस हद तक हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। और इसके साथ साथ अगर हमारे सिस्टम में किसी एरिया में क्या हो, फ्लैग से मुराद किसी जगह पर क्या हो, ख़राबी आई हुई हो या किसी डेटा कलेक्शन के दौरान गलती जो है वो हुई हो, तो उस गलती को इम्प्रूव करने के भी हमें क्या करती है, मौका फराहम करती है, ठीक है। यूजुअली एक्सप्रेस एज सिंपल काउंट, प्रोपोर्शन, रेट और रेशो। इसी तरह से इंडिकेटर जो है इसको हम सिंपल काउंटिंग के ज़रिए भी प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोपोर्शन के ज़रिए भी, रेट्स के ज़रिए भी और रेशो के ज़रिए भी। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। अब हमारे साथ इंडिकेटर्स के मुख्तलिफ अक़साम है, तो ये अक़साम जो है आप लोगों को याद होने चाहिए, इंतहाई सिंपल है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, तो इसलिए आप सब स्टूडेंट ने जो है इसको गौर से सुनना है। इंडिकेटर्स कैन बी क्लासीफाई इन वेरियस वे। इन द लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स जो है ये हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी या जो मेजर कॉमनली जानी जाती है इंडिकेटर्स के अक़साम, तो वो हमारे साथ कितने हैं, टोटल हमारे साथ उसके 5 अक़साम हैं, ठीक है। जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ इनपुट इंडिकेटर है, दूसरे नंबर पर प्रोसेस इंडिकेटर, तीसरे नंबर पर आउटपुट, चौथे नंबर पर आउटकम एंड पांचवें नंबर पर इम्पैक्ट इंडिकेटर है, ठीक है। सो इनपुट इंडिकेटर्स आर द रिसोर्सेज नीड टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम। इनपुट इंडिकेटर्स ये हमारे साथ वो तमाम रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है किसी सिस्टम पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट इंडिकेटर्स कहते हैं। जिसमें मिसाल के तौर पर जब हम कोई सर्वे करते हैं तो सर्वे के लिए हमें सर्वेंट्स की ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत होती है। इसी तरह से उस कम्युनिटी विज़िट करने के लिए हमें गाड़ी की व्हीकल की ज़रूरत होती है। इसी तरह से वहाँ पर डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए हमें पेन की ज़रूरत होती है, पेंसिल की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इनपुट इंडिकेटर्स में आ जाती है, ठीक है। तो कहते हैं कि इनपुट इंडिकेटर्स आर द रिसोर्सेज नीडेड टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम। ये वो तमाम रिसोर्सेज होते हैं, ये तमाम वो ज़राए होती है जो कि हमें सिस्टम पर इम्प्लीमेंट करने के लिए
दरकार होती है। इसमें आपके ट्रेन पर्सनल आ जाते हैं, मतलब जो ट्रेनी लोग होते हैं जिन्होंने मुकम्मल ट्रेनिंग हासिल की होती है। फाइनेंस मतलब पैसों की ज़रूरत पड़ती है। स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है। ज़ाहिर बात है कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हमने एक दूसरे के साथ बातचीत कैसे करनी है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे रहना है कम्युनिकेशन के ज़रिए। फॉर्म्स फॉर सर्विलेंस, इसी तरह से जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उन फॉर्म्स की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, स्टॉक पाइल्स की ज़रूरत होती है इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस के लिए, और इसके साथ साथ कोई भी जो लॉजिस्टिक एज डीम नेसेसरी जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है सर्वे करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके इनपुट इंडिकेटर्स में आ जाती है। फिर इसके बाद आपका जो दूसरा किस्म है इंडिकेटर का, इसको हम प्रोसेस इंडिकेटर्स कहते हैं। प्रोसेस इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू मॉनिटर and track implementation of the plan activities which are critical for attaining the surveillance कोर फंक्शन, ठीक है। प्रोसेस इंडिकेटर्स ये वो तमाम इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है प्लानिंग के मुताबिक, हम जितने भी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं तो उसको मॉनिटर करने के लिए और उसको ट्रैक करने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए हमें जो चीज़ें दरकार होती है तो उसको हम प्रोसेस इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। इसमें आपकी ट्रेनिंग आ जाती है, ठीक है, कि अगर आपने सही तरीके से ट्रेनिंग हासिल की हो या आप को ट्रेनिंग दी जा रही हो, ठीक है। सुपरविजन हो गई, सुपरविजन से मुराद ये है कि नज़र रखना, डेवलपमेंट ऑफ गाइडलाइंस, एक काम करने के लिए आप क्या करते हैं, गाइडलाइंस जो है तैयार करते हैं, और इसी तरह से जितने भी टूल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो तीसरी किस्म है इसको हम आउटपुट इंडिकेटर कहते हैं। आउटपुट इंडिकेटर्स आर मेजर्स ऑफ द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ सच एज रिपोर्ट ऑफ सर्वेलेंस डेटा फीडबैक, ठीक है। आउटपुट इंडिकेटर से मुराद ये है कि हम जब सर्वे कर रहे होते हैं, ठीक है, तो सर्वे के दौरान हम जब एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं लोगों पर, कम्युनिटी पर, तो उस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है लोगों की तरफ से, हमें जो डेटा मिलती है लोगों की तरफ से, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आउटपुट इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। जो फीडबैक हमें मिलती है तो ये भी आपके आउटपुट इंडिकेटर में आती है। इसके बाद हमारे साथ जो लास्ट टाइप है इंडिकेटर का, तो इसको हम आउटकम इंडिकेटर कहते हैं। आउटकम इंडिकेटर्स आर मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सर्वेलेंस सिस्टम एंड द एक्सटेंट टू विच द सर्वेलेंस ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव, ठीक है। आउटकम इंडिकेटर से मुराद ये है कि वो तमाम एजेंट, वो तमाम वेरिएबल जो कि हमें इस तमाम प्रोसेस जो सर्वे हमने किया होता है इसके जो ओवरऑल नताइज होते हैं, रिज़ल्ट होते हैं, उसके हवाले से हमें इंफॉर्मेशन देती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम आउटकम इंडिकेटर्स कहेंगे। इसके ज़रिए हम अपनी जो सर्वेलेंस सिस्टम का जो प्रोसेस है उसकी क्वालिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और इसके साथ साथ हमारे सर्वेलेंस सिस्टम ने किस हद तक जो है जो प्लानिंग हमने की थी उसको हासिल किया, ठीक है, उसमें कामयाबी हासिल की है, तो इसको जो है हम आउटकम इंडिकेटर्स के ज़रिए मेजर करते हैं। सच एज यूज़ ऑफ सर्वेलेंस डेटा फॉर पॉलिसी और प्रोग्राम डिसीजन, ठीक है, एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ आउटब्रेक रिस्पॉन्सेस। तो ये सारी चीज़ें आपके आउटकम इंडिकेटर्स में आती है जो कि आपको आउटकम के बारे में क्या करती है, डेटा देती है, तो इसको हम आउटकम इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। आउटकम से क्या मुराद है, रिजल्ट के बारे में आपको डेटा देती है, तो इसको हम आउटकम इंडिकेटर कहेंगे। इम्पैक्ट इंडिकेटर से क्या मुराद है, इम्पैक्ट किसे कहते हैं, इम्पैक्ट से मुराद असरानंदाज होना। सो वो तमाम एजेंट जो कि आपको जो एक्टिविटीज़ हमने की होती है तो उसकी वजह से क्या असरात लोगों पर पड़े हैं, कम्युनिटी पर क्या असरात हुए हैं, तो उसके बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो एजेंट्स हमें इंफॉर्मेशन देती है, जो वेरिएबल्स हमें डेटा देती है, तो इसको हम इम्पैक्ट इंडिकेटर्स कहते हैं। सो इम्पैक्ट इंडिकेटर्स आर मेजर्स ऑफ द एक्सटेंट टू विच द ओवरऑल ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम आर बीइंग अचीव इज कॉल्ड इम्पैक्ट इंडिकेटर। ठीक है, ये हमारे साथ वो इंडिकेटर होती है जो कि हमें क्या करती है, डेटा प्रोवाइड करती है कि किस हद तक सिस्टम ने जो है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में क्या कामयाबी हासिल की है। तो इसको हम इम्पैक्ट इंडिकेटर कहेंगे। वेज टू इम्प्रूव सर्विलेंस सिस्टम, अब वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से प्रोसेसेस है, मेथड्स है जिसके ज़रिए हम अपना जो सर्वेलेंस सिस्टम है इसको बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें जो पहला तरीका है वो है इम्प्रूव अवेयरनेस ऑफ प्रैक्टिशनर। जो प्रैक्टिस करने वाले हेल्थ केयर मेंबर्स होते हैं या जो सर्वे करने वाले मेंबर्स होते हैं, तो उनकी अगर अवेयरनेस, उनकी अगर नॉलेज को हम क्या करें, इम्प्रूव करें, उसको बेहतर बनाएं, तो इससे सर्वेलेंस सिस्टम में क्या आएगी, इम्प्रूवमेंट आएंगी। सिंप्लीफाई रिपोर्टिंग, इसी तरह से जो रिपोर्टिंग सिस्टम है उसको अगर हम सिंपल से सिंपल बनाए, ऐसे बनाए कि हर कोई उसको क्या कर सकते हो, रीड आउट कर सकते हो, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो इस तरह से भी सर्वेलेंस सिस्टम में बेहतरी आएगी। फ्रीक्वेंट फीडबैक से मुराद ये है कि जो काम हम कर रहे होते हैं, जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसका हमें फीडबैक उसी टाइम पर मिलता हो या 24 आवर्स के अंदर अंदर हमें टाइम पर जो है मिलता हो, तो इससे जो है हमें बहुत जल्दी जो है पता चलेगा कि हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इससे क्या असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं। अगर अच्छे असरात होंगे तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे, अगर बुरे असरात हो रहे होते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। तो इस तरह से सर्विलेंस सिस्टम में बेहतरी आएगी। इसी तरह से वाइडन द नेट से मुराद ये है कि हम सर्विलेंस सिस्टम में अपने साथ दूसरे इदारों को भी क्या करें, उनको अपने साथ शामिल करें, दूसरे लोगों को एज अ वॉलंटियर जो है शामिल करें। तो इस तरह से हमारे साथ लोग ज़्यादा होंगे और ज़्यादा होने की वजह से एक बंदे पर बर्डन नहीं होगा, और जब बर्डन नहीं होगा तो सबके साथ जो है काम जो है वो बराबर के उनको जो है दिए गए होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और इसी तरह से सब लोग जो है अपना अपना काम करेंगे और ठीक तरीके से करेंगे। तो इस तरह से जो सर्विलेंस सिस्टम है उसमें बेहतरी आएगी। एक्टिव सर्विलेंस से मुराद ये है कि जिनका काम हो उन्हीं से किया जाए, वो बजाते खुद करे। तो इससे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करेंगे, वो कलेक्ट करेंगे, और इसी तरह से जो डेटा वो बनाएंगे, जो कंक्लूजन वो देंगे, तो वो भी हमारे साथ फिर क्या होगी, एक्यूरेट होगी। तो ये वो तमाम तरीके हैं जिसके ज़रिए हम सर्विलेंस सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। सो फिलिंग द डीव्स फॉर्म, ये हमारे साथ मुख्तलिफ डीव्स फॉर्म होते हैं, ये आप लोग फिर ख़ुद देख लीजिएगा। इसमें इतना मुश्किल कोई जो है चीज़ नहीं है जो कि मैं आप स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करूँ। नर्सिस रोल इन सर्विलेंस, अब सर्विलेंस के दौरान नर्सिस का क्या किरदार होता है, इस पर अब हम बात करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। असेसमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ रिस्क टू आइडेंटिफाई मेजर पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स। ठीक है, सर्वेलेंस के दौरान नर्सिस का जो बुनियादी रोल होता है वो यही होता है कि वो सर्वे के दौरान कम्युनिटी की क्या करे, असेसमेंट करे, और असेसमेंट के दौरान जो है ऐसी डिजीज़ के बारे में जानने की कोशिश करे जो कि क्या हो, कम्युनिकेबल हो और उनके लगने का ख़तरा जो है वो पैदा हुआ हो। ठीक है, तो ऐसी डिजीज़ को असेस करना, ऐसी डिजीज़ को जो है डायग्नोस करना नर्सिस की ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। Prioritization of public health threats to ensure that surveillance is limited to the important public health event। ठीक है, इसी तरह से नर्सिस का दूसरा बुनियादी रोल या किरदार ये भी होता है कि वो ऐसे तमाम जो थ्रेड्स होते हैं उसको इम्पोर्टेंस दे जिसकी वजह से लोगों की जो सेहत है वो क्या हो, ख़तरे में हो, और इसी तरह से उन थ्रेड्स को ख़त्म करने के लिए वो क्या करे, इक़दामात करे। तो ऐसी चीज़ों को अगर वो इम्पोर्टेंस देंगे, प्रियोरिटाइज करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे लोगों में शऊर पैदा होगा, लोगों को जो है एहसास होगा कि हमारे लिए जो है इतनी तगोदौड़ की जा रही है, हमारे लिए जो है हमारे सेहत के लिए इतनी कोशिशें की जा रही है। असेसमेंट ऑफ एग्जिस्ट इन सिस्टम टू रिव्यू स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर स्ट्रेंथनिंग द सिस्टम। ठीक है, इसी तरह से जो है हमने अपनी जो
एग्जिस्टेंस है वो हमने उसकी असेसमेंट करनी है, ठीक है, कि आया हम सिस्टम में मौजूद है या नहीं, ठीक है, या सिस्टम में हमने अपनी मौजूदगी का एहसास जो है लोगों को दिलाना है, जिसके ज़रिए हम अपने सिस्टम में क्या करेंगे, जितनी भी कमियां है, ठीक है, जितनी भी खामियां है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और इसी तरह से अपने सिस्टम को क्या करेंगे, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर सकेंगे। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ द असेसमेंट, ठीक है, और इसी तरह से हम प्लानिंग करेंगे जिसकी बुनियाद जो है किस चीज़ पर हो, डायग्नोसिस पर हो, फाइंडिंग पर हो, कि हम ऐसी असेसमेंट करें, इस तरह से डेटा कलेक्ट करें कि उस डेटा से हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव मिले और हम अपने पब्लिक के लिए जो है क्या करें, इक़दामात करें उनकी हेल्थ के लिए। हेल्थ इंडिकेटर से क्या मुराद है? हेल्थ इंडिकेटर से मुराद ये है कि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम एजेंट, वो तमाम वेरिएबल जो कि हमें हेल्थ स्टेटस के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि आया लोगों की जो हेल्थ स्टेटस है कम्युनिटी में वो अच्छी है या बुरी है, ठीक है। तो इस तरह के जो एजेंट्स और वेरिएबल होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हेल्थ इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे कि क्रूड डेथ रेट किसे कहते हैं? एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रूड डेथ रेट से क्या मुराद है? नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट मिड पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड। मतलब ये है कि आपके पास एक टोटल पॉपुलेशन है, एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए आप उनको क्या करते हैं, मैयर करते हैं। उस ख़ास टाइम पीरियड के दौरान कितने लोगों की क्या होती है, डेथ होती है। मिसाल के तौर पर आप जो है क्या करते हैं, अभी 2024 के जनवरी को आप क्या करते हैं, इसका डेटा आप लेना चाहते हैं। तो जनवरी के 1 से लेकर 31 जनवरी तक का जो टाइम पीरियड है ये आपका टाइम पीरियड हो गया, और आपके पास 100 पॉपुलेशन है। तो आप देखना चाहते हैं कि इस एक महीने के अंदर 100 लोगों में कितने लोगों की डेथ होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्रूड डेथ रेट कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको नीचे एक एग्जांपल भी दी गई है। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि क्रूड डेथ रेट फॉर पिशावर 2012 का डेटा जो है पिशावर का लिया गया है, जिसमें हमारे साथ क्या है, नंबर ऑफ डेथ इन पिशावर इन 2012 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन पिशावर 2012 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ठीक है, 1 लाख से इसको मल्टीप्लाई किया गया है। सो न्यूमरेटर ये हमारे साथ क्या होगा, नंबर ऑफ डेथ इन पिशावर इन 2012 ये हमारे साथ 301 है, जबकि डिनोमिनेटर टोटल पॉपुलेशन हमारे साथ 2012 में पिशावर में क्या थी, 30,726 थी। इसी तरह से कांस्टेंट जो है हमारे साथ, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 1 लाख है। टाइम पीरियड क्या है, 2012 है। सो इसको हम फार्मूला में पुट करेंगे, हमारे साथ न्यूमरेटर में 301 आएंगे, डिनोमिनेटर में हमारे साथ 30,726 आएगा, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे और फिर हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 979.6। मतलब यह है कि 2012 में 1 लाख हमारे साथ टोटल पॉपुलेशन क्या है, टोटल पॉपुलेशन हमारे साथ 1 लाख है, ठीक है। यूनिट 10, 100,000, 10,000, 1 लाख, हाँ जी। तो 1 लाख पॉपुलेशन में तकरीबन 979.6 लोगों की क्या हुई थी, डेथ हुई थी 2012 में, ठीक है। तो ये आपकी क्रूड डेथ रेट हो गई। इसी तरह से क्रूड बर्थ रेट आ जाता है। क्रूड बर्थ रेट का भी वही कंसेप्ट है कि आपके पास टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन है, एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए आप क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि उस ख़ास टाइम पीरियड के दौरान कितने बच्चे जो है पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर अब 2024 स्टार्ट होगा तो 2024 के 1 जनवरी से लेकर 2024 के 31 दिसंबर तक ये आपका टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के दौरान कितने बच्चे जो है उनकी उनकी पैदाइश होती है। तो इसकी जब आप मेजरमेंट करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्रूड बर्थ रेट कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ भी आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी।
अब हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट से मुराद ये है कि आपके पास क्या है, आपके पास टोटल पॉपुलेशन है एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए। ख़ास टाइम पीरियड के लिए आप क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ, आपके पास जितनी लाइव बर्थ हुई है उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है 1 महीने से ज़्यादा थी और उनकी क्या हुई, डेथ हुई। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहेंगे। ठीक है, 1 महीने से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको हम न्यूनेट्स कहते हैं, और 1 महीने से ऊपर 1 महीने से लेकर मतलब 12 महीने तक 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट्स कहते हैं। ठीक है, सो इस टाइम पीरियड के दौरान कितने इन्फेंट्स जो है उनकी डेथ हुई। ठीक है, तो इसकी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने इस सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 3 और 4 में आई थिंक हमने पढ़ा था, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर हमारे साथ पीरीनेटल मोर्टिलिटी रेट आ जाता है कि नंबर ऑफ पीरीनेटल डेथ ड्यूरिंग टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बर्थ, स्टेल बर्थ प्लस लाइव बर्थ। ठीक है, तो ये आपके पास पीरीनेटल मोर्टिलिटी रेट आ जाता है। और फिर से मैं आपको बताता चलूँ कि ये चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फार्मूले जो है, ये एक्सप्रेशन आप लोगों ने याद करने हैं, एमसीक्यूज़ में ये वाली चीज़ें आई हुई है। न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट, न्यूनेटल तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ में काउंट करते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 1 महीने से कम थी और उनकी डेथ हुई। तो उनकी जब आप मेजरमेंट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैटरनल मोर्टिलिटी रेट आ गया कि नंबर ऑफ़ मैटरनल डेथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ, कितने माँ की जो है डेथ हुई बर्थ के दौरान। ठीक है, तो इसको हम मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। इंसिडेंस रेट आप सबको पता है कि एक ख़ास टाइम पीरियड में टोटल पॉपुलेशन में कितने लोगों को जो है डिजीज़ काज हुआ, इंसिडेंस का शिकार हुए। ठीक है, न्यू केसेस उनमें रिपोर्ट हुए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस रेट कहते हैं। नंबर ऑफ़ न्यू केसेस ऑफ डिजीज़ ड्यूरिंग टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग टाइम पीरियड। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में कितने लोगों को जो है नए केसेस उनमें रिपोर्ट हुए, इसको हम इंसिडेंस रेट कहते हैं। प्रेवलेंस रेट का भी आपको पता है कि टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे हैं जिनमें पहले से केसेस जो है वो मौजूद है, पहले से उनमें बीमारी मौजूद है, उनकी जब हम मेजरमेंट करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो उसको हम प्रेवलेंस रेट कहते हैं। ये एक्सप्रेशन आप लोगों को याद होने चाहिए। जनरल फर्टिलिटी रेट आ जाती है। ठीक है, कि नंबर of live birth during time period divided by total population of females age 15 to 44 at midpoint of the, कहते हैं कि हमारे साथ टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे हैं, मतलब नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ ड्यूरिंग टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के दौरान जो है बच्चों को पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, तो इसको हम जनरल फर्टिलिटी रेट कहेंगे। डिपेंडेंसी रेशियो कैन बी एक्सप्रेस एज, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट है और कितने लोग ऐसे हैं जो कि क्या है, डिपेंडेंट है, ख़ुद मुख्तार नहीं है। सो इसका जो एक्सप्रेशन है वो है चिल्ड्रन जिनकी उम्र 0 से लेकर 14 तक हो और एल्डर जिनकी उम्र 65 और इससे ऊपर हो, तो ये हमारे साथ डिपेंडेंट में आएंगे। और इंडिपेंडेंट ये हमारे साथ वो लोग होते हैं जिनकी उम्र 15 से लेकर 64 तक होती है। ठीक है, तो इसको हम डिपेंडेंसी रेशो कहते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। सेक्स रेशो से मुराद ये है कि टोटल पॉपुलेशन में कितनी मेल है और कितने फीमेल्स है, तो इसकी जब हम मेजरमेंट करते हैं इसको हम सेक्स रेशो कहते हैं। द सेक्स रेशो इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स इज कॉल्ड सेक्स रेशो। इसी तरह से आपका यूनिट नंबर 8 जो है ये ख़त्म हो जाता है एपिडेमियोलॉजी का। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।